मैं डॉक्टर पूर्णिमा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था, अपने पिछले वीडियो में हमने इंडिया के बारे में, भारत के बारे में पढ़ा था, उसका हमने बेसिक बैकग्राउंड पढ़ा था। और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेते हैं भारत विविधताओं का देश, इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछली बार हमने वीडियो में देखा था कि हमारा जो भारतवर्ष है वो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल के साथ जो भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। उसकी उत्तर दक्षिण दिशा से लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में चौड़ाई 2933 किलोमीटर्स है। इतने बड़े देश में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विविधताओं का पाया जाना स्वाभाविक है। प्रमुख विविधताओं का संक्षिप्त मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है। हमने ज्योग्राफिकल इसका एरिया देखा, हमने लेंथ देखी, हमने इसकी ब्रेथ देखी, हमने पूरा इसका विस्तार देखा और इसके बारे में हमें ये पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर विविधताएं पाई जाती हैं। अब वो विविधताएं किसी भी तरह की हो सकती है। वो विविधताएं जो पहला हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं संरचनात्मक जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। संरचनात्मक दृष्टि से समग्र भारत को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। ये तीनों भूभाग एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं और अपनी अलग अलग पहचान बनाए हुए हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत, भारत के दक्षिणी भाग में प्राचीन पठार स्थित है, हम सभी लोग जानते हैं, जिसे दक्षिणी पठार कहते हैं। ये पठार तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम खंड है। ये सबसे पुराना है और भूपर पट्टी की मुख्य प्लेटों में से एक है, जिसे भारतीय प्लेट कहते हैं, इंडियन प्लेट कहते हैं। ये पुरातत्व भूपर पट्टी शैलों का बना हुआ है, जो पूर्व कैम्ब्रियन महाकाल प्री कैम्ब्रियन एरा में निक्षेपित अवसादों के समुद्र तल के ऊपर उठने के पश्चात फिर कभी समुद्र में नहीं डूबा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुराना है। फिर दूसरा आ जाता है हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत नवीन वलित यंग फोल्ड माउंटेन है और ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व मध्यजीवी पूराकल्प मेसोजोइक पीरियड के अंदर वर्तमान हिमालय पर्वत के स्थान पर एक विशाल भू अभिनीति जियोसिंक्लाइन थी, जिसे हम सब लोग 33C के नाम से पुकारते हैं। इस विशाल सागर के उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक स्थलीय भाग स्थित थे। इस स्थलीय भागों से अनेक नदियों में तलछट की विशाल राशि का 33 सागर में निक्षेप होता गया। इनसे जो भी निक्षेप निकलते गए वो 33 सागर के अंदर जमा होते गए। मध्यजीवी पुराकल्प के अंत में कुछ भूगर्भीय हलचलों के कारण गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड एक दूसरे के निकट आए और 33 सागर में निक्षेपित तलछट पर संपीड़न होने लगा। इस संपीड़न के कारण ये तलछट वलित होकर ऊपर की ओर उठने लगा और वर्तमान हिमालय का निर्माण हुआ। ये सबसे सिंपल वाला कॉन्सेप्ट अपन ले रहे हैं कि एक तरफ अंगारा लैंड था और एक तरफ गोंडवाना लैंड था। दोनों के अंदर मूवमेंट हुआ और उस मूवमेंट के कारण क्या हुआ, हिमालय पर्वतों का निर्माण। तीसरा आ जाता है सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर में इसके हिमालय है और दक्षिण में इसके दक्षिणी पठार है। ये इन दोनों के बीच में स्थित है, जिसे हमने भारत का उत्तरी मैदान कहा है। इसका निर्माण मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तथा कुछ दक्षिणी पठार से उत्तर की ओर बहने वाली नदियों के द्वारा निक्षेप हुआ है। इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे 3 भूभाग हैं बड़े बड़े, जिसे हमने कहा प्रायद्वीपीय पठार, जिसे दूसरा हमारा हुआ हिमालय पर्वत और तीसरा हमारे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन तीनों की संरचना अलग अलग है। दूसरी जो वैरायटी, जो डाइवर्सिटी वो पाई जाती है, वो रिलीफ के अंदर है, धरातलीय विविधताओं के अंदर है। अब किस तरह से विविधताएं पाई जाती है? अभी हमने देखा
कि धरातलीय संबंधी विविधताएं जितनी भारत में पाई जाती है उतनी अन्य किसी देश में नहीं पाई जाती। इसके उत्तर की तरफ क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं और जिनका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। और विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियाँ इसी देश के अंदर है, इसी पर्वत प्रदेश के अंदर है। और जो ज़्यादातर चोटियाँ हैं इसके अंदर, बहुत सी चोटियाँ पीक्स इसके अंदर 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची। हिमालय पर्वत श्रेणियों के बिल्कुल विपरीत अपोजिट भारत का उत्तरी मैदान है। ये एकदम मध्यम तथा सपाट मैदान है और कहीं पे भी उसके समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर से अधिक नहीं है। हिमालय की ऊंचाई हमने देखी 8000 मीटर से ऊपर है और ये प्लेन एरियाज 300 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। कि दोनों के अंदर आपको रिलीफ के अंदर चेंजेस मिले हैं, तीनों के अंदर आपको वैरायटी है, इनके धरातलीय विभिन्नताएं हैं। तीसरा है उत्तरी भारत के दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ये विश्व के प्राचीनतम भूभागों में से एक है जहाँ नदियाँ प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। इसके विपरीत हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ अभी युवावस्था में हैं। तो जो हिमालय पर्वत है उसकी तो नदियाँ युवावस्था में हैं और जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में हैं। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से बना हुआ ये पठारी भाग खनिज संपदा की दृष्टि से बड़ा धनी है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो खनिज पदार्थ के अंदर काफ़ी रिच है, काफ़ी धनी है। छोटा नागपुर पठार में भारत के अधिकांश खनिज मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। इसके विपरीत भारत के उत्तरी विशाल मैदान में खनिजों का पूर्ण अभाव है। जो मैदान है उसके अंदर कम खनिज पाए जाते हैं और पर्वतों में ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। तीसरी जो विविधताएं पाई जाती है वो हम सभी जानते हैं, जलवायु संबंधी विविधताएं, डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट। यद्यपि भारतीय जलवायु को समुच्च तौर पर मानसूनी कहा जाता है, मोटे रूप में अपन मानसूनी जलवायु कहते हैं। तथापि यहाँ में जलवायु में आपको स्थानिक और सीजनल वैरायटी आपको इसके अंदर मिलेगी। जैसे राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में जून माह में जहाँ हमारा तापमान कहाँ तक पहुँच जाता है, 50 सेल्सियस तक पहुँच जाता है, वहीं कश्मीर के अंदर आपको टेम्परेचर 22 सेल्सियस के आसपास से मिलेगा। तो तापमान के अंदर भिन्नता आई जाती है। फिर वर्षा के अंदर भी भिन्नता आई पाती है। मौसम ग्राम जो जगह है वहाँ पे आपकी 1221 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, जबकि जैसलमेर के अंदर आपका 12 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा होती है। तो वर्षा के रूप में, वर्षा के वितरण के रूप में इसके अंदर असमानता हो जाती है। अधिक वर्षा के कारण ब्रह्मपुत्र घाटी में भयंकर बाढ़ें आ जाती है, फ्लड एरिया हो जाता है, जबकि राजस्थान में फसलों के लिए जल का अभाव हो जाता है। कहीं तरफ बाढ़ आ रही है और कहीं तरफ जल की कमी हो रही है। तीसरी जो विभिन्नताएं आ जाती है, जो डाइवर्सिटी हम देखने को आती हैं, वो है वनस्पति संबंधी विविधताएं। जलवायु संबंधी विविधताएं सहजी वनस्पति की विविधताओं में प्रतिबिंबित होती है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन पाए जाते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन पाए जाते हैं। फॉरेस्ट को लेके भी इसके अंदर चेंज हो गया कि अगर आपकी 200 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो रही है तो कौन से वन पाए जाते हैं वहाँ पे? उष्णकटिबंधीय सदापर्णी सदाबहार। 100 से 200 के बीच में वर्षा पाई जा रही है तो कटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन पाए जाते हैं। जबकि हमारे राजस्थान की जो मरुभूमि है इसके अंदर बबूल, कीकर, कांटेदार फसलें ही मिलती है और झाड़ियाँ ही मिलती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वन नहीं मिलते। तो वनों के मामले में भी वनस्पति संबंधी विविधताएं इसके अंदर पाई जाती हैं। फिर स्थानिक समय की विविधताएं, डाइवर्सिटीज़ ऑफ लोकल टाइम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है और ये हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। इस प्रकार एक देशांतर पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर कितने समय में पार होगा? 4 मिनट में। अतः अरुणाचल प्रदेश
तथा सौराष्ट्र के बीच स्थानिक समय का अंतर कितना हो जाएगा? 30 × 4, 30 × 4। 30 तो क्या है डिग्री, और 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगा रहा है? वो 4 मिनट। तो 30 × 4 ये बराबर हो गए 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे लगेंगे। तो 30 डिग्री को पार करने में उसको 2 घंटे लगते हैं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सौराष्ट्र के पूर्व में है, इसलिए वहीं सूर्योदय पहला होता है। तो 30 डिग्री पे 2 घंटे का अंतर हो गया। तो हमने देखा समय के अनुसार कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले अपना सूर्योदय हो रहा है और सबसे आखिर में कहाँ पर हो रहा है? सौराष्ट्र के अंदर। तो ये हुई थी अपनी स्थानीय समय की विविधताएं। फिर जनसंख्या के वितरण के अंदर में भी विविधताएं होती है, डाइवर्सिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। भौतिक तत्वों विविधताओं के कारण जनसंख्या के वितरण में काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। एक तरफ तो लद्दाख तथा थार की जो मरुस्थलीय है वहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है, और जहाँ पे नदी घाटियाँ डेल्टा हैं वहाँ पे अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। पर्वतों में कम पाई जाती है, मैदानी भागों में ज़्यादा पाई जाती है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जबकि बिहार में देखें तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसलिए हमने देखा कि जनसंख्या के वितरण के अंदर भी, उसकी डेंसिटी के अंदर भी, इसके अंदर विविधताएं पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। इनके साथ साथ ही सोशल एलिमेंट्स में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, सामाजिक तत्वों में भी विविधताएं पाई जाती है। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न जातियाँ, धर्मों, भाषाओं तथा समुदाय के लोग रहते हैं जो एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के भोजन, वस्त्र तथा रीति रिवाजों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। तो ये तो हमने देखा कि भारत में किस तरह से विभिन्नताएं पाई जाती हैं, किस तरह से डाइवर्सिटी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर अनेकता में एकता पाई जाती है। कितनी ही डाइवर्सिटी हो, लेकिन हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। वो एकता के सूत्र कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह से हम एकता में बंधे हुए हैं? पहला हमारा धरातलीय एकता, चाहे एक तरफ आपके पर्वत मिलें, चाहे आपके मैदान मिलें, लेकिन हम फिर भी एक हैं। तो भारत के 3 प्रमुख धरातलीय खंड प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वत तथा उत्तरी विशाल मैदान एक दूसरे से अलग नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर की ओर विस्थापित होने से 33 सागर के तलछट में वलन पड़ गए और हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण। हिमालय के निर्माण के बाद उसके दक्षिण में बहुत बड़ा गर्त शेष रह गया। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों ने इस गर्त को तलछट से भर दिया और उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण। इस प्रकार निर्माण की दृष्टि से ये तीनों भाग एक दूसरे से भिन्न होकर एक दूसरे के पूरक हैं और भारतीय उपमहाद्वीप को एक रूपता प्रदान करते हैं। दूसरा, मानसून जलवायु। हमने देखा विभिन्नताएं हैं उसके अंदर, लेकिन जब मानसून आता है तो पूरे भारत के अंदर छा जाता है, हर जगह उससे बरसात होती है। तो भारत के प्रदेशों की जलवायु में स्थानीय अंतर पाया जाता है। इस अंतर के बावजूद संपूर्ण देश की जलवायु मानसूनी है, क्योंकि भारत में ऋतुलय एवं मानसूनी पवनों का ऋतुओं के अनुसार चलना संपूर्ण देश में एक साथ होता है। इस प्रकार मानसून ने देश के समस्त विस्तार में मानव और प्रकृति के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं में बहुत अंश तक समरूपता या एकरूपता लाने के लिए आधार प्रदान किया। कितनी ही जलवायु विभिन्नता हो, लेकिन मानसून जलवायु उसको एक रूप में बहान देती है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक, हम कितने ही अलग हो, कितनी वेशभूषा अलग हो, कितने ही खान पान अलग हो, लेकिन सांस्कृतिक सामाजिक गुणों के निरंतर आदान प्रदान ने सांस्कृतिक मिलन की एक प्रक्रिया को जन्म दिया है, जिसमें प्रादेशिक वर्गों पर अपनी गहरी छाप लगाकर एकता को जन्म दिया है। थैंक यू।